नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लेसन क्लासेस में। मैं हूं नितिन कुमार। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वार यानी द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, सबको पता है ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये अगर एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे, बैंकिंग या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो यूपीएससी का, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है ये एग्ज़ाम के लिए हमारे ये जो चैप्टर है। तो इस सब से क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, और अभी हाल में ही एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो है ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपको पूरा अच्छे से समझना होगा, तो ही आप जाकर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, एमसीक्यू लगा पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप जानना चाहते हो इस चैप्टर में क्या क्या है और अच्छे से सब कुछ समझना चाहते हो कम टाइम में, जस्ट फॉर स्मॉल टाइम में, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को इन तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कम टाइम में आपको सब कुछ बता देंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बात करें बेसिकली ये रिवोल्ट के बारे में, तो देखिए, जब हमने पिछली चैप्टर में मैसूर के बारे में पढ़ा था, तो किस तरह से ब्रिटिश जो थे वो अपना मैसूर पे भी शासक बना लिए थे, मैसूर को भी जीत लिए थे। और जो टीपू सुल्तान थे उनको भी फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में दोस्तों मार दिए थे। क्यों मारा था? क्योंकि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होने का कारण था, हमने जब पढ़ा था कि सब्सिडरी अलायंस हुआ था, जब एक सहायक संधि हुई थी, उसको टीपू सुल्तान नहीं माने थे। वो बोले कि नहीं, हम नहीं मानेंगे इसको, तो एक कारण बन गया था युद्ध लड़ने का। तो युद्ध हुआ था और वार हुआ था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। तो उसी के बीच, उसी के दौरान वो टीपू सुल्तान को मार देते हैं ब्रिटिश। और ब्रिटिश जो रहते हैं किसकी मदद से मारते हैं? मराठाज और जो निज़ाम हैदराबाद के जो रूलर्स थे उनके साथ मिलके मारते हैं। और ऐसे राज उन लोग को, मतलब मराठाज और हैदराबाद को देते हैं जिसकी एकदम ज़रूरत नहीं थी, तो वो लोग को भी ठग देते हैं, समझ लीजिए। बाद में वो जब बाद में वीक पड़ जाता है मराठाज और निज़ाम हैदराबाद, तो उस पर भी दोस्तों ये अपना हक जमा लेते हैं। तो इसी वजह से ब्रिटिश को कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब वो भारत पूरी तरह से उनके काबू में आ गया है। तो वो छोटे छोटे किंगडम को जीतते गए, अपनी कूटनीतियों और एक गंदी पॉलिटिक्स से भी सारे राज को हड़पते गए। फिर जब वो भारतीय राज्यों के सभी जो शासक थे, जैसे कि सिपाही हुए, जमींदार हुए, किसान हुए, व्यापारी हुए, कारीगर, पंडित, मौलवी, इन सब पर भी अपना प्रभाव धीरे धीरे डालने लगे। और यही सब का कारण बना दोस्तों रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब विद्रोह। ये दोस्तों यही विद्रोह बना 1857 का, जो कि होना था। और ये दोस्तों इसको कहा जाता है इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा कि बताइए, जो हमारा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, इंडिया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब लड़ा था? तो याद रखिएगा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 को दिन ये दोस्तों लड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए, कोई भी लड़ाई होता है तो उसका एक कॉज होता है, ऐसी कोई लड़ाई शुरू नहीं होता। तो उन सब कॉज के बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोग जो नए हैं हमारे चैनल को, अगर हमारे वीडियो पसंद करते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इससे तभी आप अगर बेल आइकन दबाओगे नहीं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी नहीं हमारे वीडियो की, और आपकी वीडियो जो है मिस हो जाएगी। जो लेक्चर मैं देता हूँ वो सब लेक्चर आपकी मिस हो जाएगी। ठीक है, पहला, अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ मिले आपको फ्री में, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल लूसेंट क्लासेस ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे आपको नोट्स के साथ साथ दोस्तों, चैप्टर के नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पे जीके के नोट्स, करंट अफेयर, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के नोट्स भी यहाँ पे एज ए टेक्स्ट और पीडीएफ बोथ यहाँ पे अवेलेबल है। आप एक दफ़ा जाकर देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से एक क्लिक पे आप जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो हम लोग अभी जैसे कि बात की कि कारण था, क्या कारण था उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, कारण था एक मिलिट्री कॉजेज होने का, पॉलिटिकल कॉज होने का और इकोनॉमिक कॉज होने का, सोशल कॉज होने का। तो ये सब जो कारण था जो बना रिवोल्ट का। ठीक है, तो ये सब वीडियो के अंत में दोस्तों ये सब हम लोग चैप्टर जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं। तो पहला हमारा मिलिट्री कॉज आता है दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ था, जो मंगल पांडे थे वो दोस्तों 34वीं यानी 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के दोस्तों यहाँ कमांडर थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ बनता है कि जो मंगल पांडे थे वो किसके कमांडर थे? ठीक है, तो याद रखिएगा, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के कमांडर थे। वो भी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के कमांडर थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मंगल पांडे थे वो कमांडर थे। ये दोस्तों एक विद्रोह शुरू करते हैं, और उस विद्रोह के दौरान क्या करते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश के 2 ऑफिसर को, अधिकारी को यहाँ पे गोली से मार देते हैं। ठीक है, फिर इनको जेल हो जाता है दोस्तों। क्यों कारण था दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश थे, ये सब कोई भी अगर दूसरे कंट्री से वार होता था तो ये जो सैनिक जो भेजते थे ये ज़्यादातर इंडियंस को भेजते थे।
ठीक है। और इंडियंस को भेजने के कारण दोस्तों जो इनकी सैलरी भी थी इंडियंस होने के कारण, इनकी मान लो अगर कोई एक ब्रिटिशर है तो उसकी सैलरी ये देते थे 10,000, और जो इंडियन है उसको देते थे ये लोग क्या, तो 1,000 ये लोग को सैलरी मिलता था जो इंडियंस थे। तो यही सब कारण बना मिलिट्री कॉज होने का, और इस पे विद्रोह करना शुरू किया मंगल पांडे। ठीक है। तो इन्होंने उस विद्रोह में उस दौरान गोली चला दी 2 ब्रिटिशर के ऊपर, और वो गोली से मर गए। तो उन्हीं पर उनके एक साथी को, मतलब बात करें कि उन्हें और उनके एक साथी थे जो कि कोर्ट मार्शल कर दिया गया था, और कुछ दिनों बाद उन्हें फांसी की सज़ा हो गई। मतलब जब मंगल पांडे थे वो अपने साथी के साथ ये विद्रोह करना शुरू किए थे, और इन्हीं के साथ इनके तरफ से हत्या हो गई, वो आगे जो था ब्रिटिशर, और उसके कारण इनके और इनको साथी के साथ जेल हो गई। जो रेजिमेंट था उनको दोस्तों ये लोग भगा दिए। इनको बहुत लोग इन पे दोस्तों, जो इनके साथी थे और भी कुछ साथी थे, उनको अच्छा नहीं लगा तो इनको सपोर्ट किए, तो ब्रिटिशर उन सबको मारने लगे, भगाने लगे। तो इन सब को देखते हुए जो इनके साथी थे, ठीक है, उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों क्या हुआ कि एक दौरान बात करें मेरठ में दोस्तों 20,000 से अधिक भारतीय सैनिक एक साथ बड़ी छावनी के साथ वो 24 अप्रैल को एक बंगाल में, बंगाल लाइट्स क्लेयर रैली, ठीक है, यहाँ पे एक बात कर रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों एक परेड होने वाली थी, और यहाँ पे परेड के साथ दोस्तों बात करें कि 24 अप्रैल को यहाँ परेड होने वाली थी, जिसमें से इनको आदेश मिला कि परेड करना है आप लोग को। इंडियन जो इनके साथी थे मंगल पांडे को, जो 2,000 थे, वो दोस्तों उसमें से भारतीय को बोला गया यहाँ पे परेड करना है, और यहाँ पे आपको बंदूक भी चलाना है, तोप भी चलाना है। तो वो मना कर दिए कि हम नहीं करेंगे। तो 5 को छोड़ के बाकी सब ने इनको इनकार कर दिया। ठीक है। तो 85 को दोस्तों यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया, इस इनकार करने के लिए इस वजह से गिरफ्तार कर लिया। तो 9 मई को दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, 9 मई को, ठीक है, 9 मई को इनको जेल ले गया, और 10 साल की यहाँ पे इनको सज़ा हो गई। ठीक है, फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे इनको सज़ा हो गई। फिर सभी आरोपी जो सैनिक थे उनकी सब वर्दी उतार दी गई, और जो पूरी यूनिट के सामने सार्वजनिक रूप से धक्का मुक्की, मतलब इनके साथ पूरा विद्रोह किया गया। ठीक है। फिर क्या होता है कि अगले दिन जो इनको जेल में जो सैनिक यहाँ जहाँ ले गया था, तो उसके ठीक नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे कि जो सैनिक इनके लिए तैनात थे, ठीक है, वो भी तो थे ही, इंडियन थे, तो वो भी इनका साथ दे दिए। अब इनका साथ दिए तो जो 85 जो सैनिक थे उनको एकदम ये लोग फ्री कर दिया, मतलब भगाने में इनका साथ दे दिया। ठीक है। तो अब ये भागते भागते कहाँ पहुँचे, तो देखो ये भागते भागते यहाँ पे पहुँचे दिल्ली, और दिल्ली में किसका था, मुगल शासन था, और बहादुर शाह जफर का यहाँ पे रूल चल रहा था। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव आता है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दिल्ली का पहला मुगल शासक कौन था जो इस विद्रोह में अंग्रेज़ों के प्रति लड़ा था, और वो मंगल पांडे के साथियों का साथ दिया था। फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार पे भी लड़ा था, तो वो थे बहादुर शाह जफर, ये, ठीक है, जो मुगल के लास्ट रूलर्स थे। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज़ को पूछा जा सकता है, ये एक अच्छा खासा एक ऑब्जेक्टिव हो गया। तो 11 मई को जो थे 85 जो सैनिक निकल के भागे थे जेल से, वो यहाँ पे जाते हैं और इनको बादशाह घोषित कर देते हैं दिल्ली में। ठीक है। फिर क्या होता है कि जो अंग्रेज़ होते हैं वो भी पूरा लड़ने की कोशिश करते हैं बहादुर शाह जफर से कि अरे ऐसे कैसे आप बादशाह घोषित कर दोगे, आपका इतना कैसे हिम्मत हो गया। फिर यहाँ पे विद्रोह शुरू होता है। फिर विद्रोह क्या होता है कि धीरे धीरे उत्तर भारत में कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, बिहार और बहुत सारे राज्यों में देखोगे दोस्तों कि ये फैल गया। ठीक है, झांसी में फैला। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि जो झांसी की रानी थी, वो झांसी की रानी थी, वो भी विद्रोह में शामिल हुई। फिर तान्या टोपे, नाना साहेब, वीर कुंवर सिंह, ये सब रिवोल्ट में धीरे धीरे दोस्तों शामिल हो गए। कारण था, बहुत कारण था भाई, क्यों नहीं शामिल होते, अभी तो हम लोग जस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों इमीडिएट कोज था, अचानक। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये सब क्या हुआ कि जो ऑर्डिनरी पीपुल थे, जैसे लैंडलॉर्ड और जितने हिंदू कास्ट जितने भी कास्ट के हिंदू थे और मुस्लिम, यहाँ पे एकजुट होकर ये सारे रिवोल्ट करने लगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ लोग ऐसे थे जो इस रिवोल्ट में साथ नहीं दिए, जैसे कि हैदराबाद के जो लोग थे, मतलब वहाँ पे जो किंग थे, किंगडम था हैदराबाद में, कश्मीर में, मैसूर में। ठीक है, ये लोग दोस्तों साथ नहीं दिए। फिर त्रावणकोर जो एक जगह है, वहाँ भी
दोस्तों ये लोग राजपूत लोग जो थे वो लोग इस रिवोल्ट को साथ नहीं दिए। फिर ठीक है, फिर जो साधारण लोग जैसे कि किसान, जमींदार और जैसे कि हम सब बात किए कि हर एक मुस्लिम और हिंदू सब यहाँ पे मिल के अंग्रेज के प्रति विद्रोह शुरू किया। तो अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। और हालांकि इससे पूरी तरह बात करें कि अंग्रेज़ लोग दबाने में पूरा इनको कितना टाइम लगा, तो 18 मंथ दोस्तों याद रखिएगा, 18 मंथ टोटल इस विद्रोह को दबाने में लग गया। और अंग्रेज़ों की समझ लिए पसीना छूट गए थे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक समझौता किया गया कि अब इस विद्रोह को दोबारा नहीं किया जाए। तो कुछ लोगों की बात यहाँ मानी गई, लेकिन फिर चालाकी से जो अंग्रेज़ थे कुछ कूटनीति किए, डिवाइड एंड रूल का लाए, या फिर कुछ आप बात करें जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस तरह का कुछ पॉलिसी, गंदे गंदे पॉलिसी लाए। इकनॉमी इंडिया का पूरा कम कर दिए। फिर हिंदू हिंदू में ही लड़वाने लगे जातिवाद करके। तो ये सब करके धीरे धीरे जो अंग्रेज़ थे फिर से ये लोग अपना जो भारतीय लोग थे उनको फिर से सताना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब बात करें कि इस दौरान जो कुछ यूरोपियन जो थे अधिकारी, उनको भी दोस्तों इस विद्रोह में जो मेरठ में भी बाहर निकाला गया और उनको मार दिया गया था। ठीक है, इस रिवोल्ट के दौरान। अब बात करें, ये तो हमारा मिलिट्री कॉज था। पॉलिटिकल कारण क्या था? देखिए ये तो था हमारा, देखिए जो 85 लोग बहादुर शाह जफर के पास पहुँचे थे तो उनको बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारा आपका मिलिट्री कॉजेज चल रहा था। लेकिन अब बात करें जो ये लोग सब जुड़ गए, ये लोग इमीडिएट कॉज था। अचानक कारण कैसे हुआ? तो ये सब का कारण बना दोस्तों, और भी कारण है, जैसे एक पॉलिटिकल कॉजेज हुआ। तो हम कैसा भी बोल रहे कि पॉलिटिकल कॉजेज में यहाँ पे ये लोग क्या किए, पॉलिटिक्स, बहुत गंदा पॉलिटिक्स किया। और यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या किया ये लोग कि जो लॉर्ड डल हाउसेस था, ये दोस्तों जो इंडियन के टेरिटरीज थे उन पे कुछ कुछ जगह पे इन्होंने अपना हिस्सा काबू कर लिया। और मैंने यहाँ पे बताया कि जो बहादुर शाह जफर सेकंड थे उनको रेड फोर्ट को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वो साथ दिए थे उन 85 सैनिकों का। ठीक है, 85 जो इंडियन सैनिक थे वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बात करें कि जब वेन डल हाउसेस वांटेड टू अप्लाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स टू कलाकुरली जो राजपूताना था, ही वाज ओवर रूल्ड बाय द कोर्ट ऑफ डिटेक्टर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है दोस्तों? तो देखो ये एक चीज़ है कि ये लोग बता दिए थे कि अगर कोई भी प्रिंसेस, अगर राजा का कोई बेटा नहीं है, अगर कोई राजा अगर किसी को गोद लेता है तो वो किंग नहीं होगा। ठीक है, वो प्रिंस कहलाएगा और उसको वहाँ पे पेंशन दी जाएगी। वो जस्ट फॉर एक नाम का वो प्रिंस है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। तो वो ऐसी गंदी गंदी पॉलिटिक्स करके दोस्तों इस तरह से धीरे धीरे कुछ कहीं, जैसे कि झांसी की रानी, झांसी हो गया दोस्तों, सॉरी, जैसे झांसी हो गया, या नाना साहब जो मराठास थे उन लोग को, जैसे पेशवा के जो नाना साहब थे, ठीक है, वो सब दोस्तों उनका भी राज इसी तरह हड़प लिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण। ठीक है, और एक नाम के लिए कहा गया कि आप उनके अपने वंशज नहीं, आप गोद लिए हुए हो। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे बोला गया कि आप जो हो, आपको केवल एक प्रिंस का दर्जा दिया जाएगा और आपको हम सैलरी दिए, मतलब पेंशन दिए करेंगे। ठीक है, अब यही सब कारण दोस्तों एक पॉलिटिकल कॉजेज बना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि जैसे इकोनॉमिक कॉजेज का, तो इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में बात करें तो देखो पहले क्या होता था कि जब अंग्रेज थे वो यहाँ पे रॉ मटेरियल अपना यहाँ भेजते थे। ठीक है, ये इंग्लिश हो गए, ठीक है, ब्रिटेन, और ये हमारा प्यारा भारत यहाँ पे इंडिया हो गया। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल भेजते थे इंडिया पे। ठीक है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता था, फिर वापस इंग्लैंड जाता था। तो यहाँ पे जो था रॉ मटेरियल जब इंडिया जाता था तो इंडिया में जो किंग लोग उस टाइम थे, तो यहाँ पे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण वापस जब ये लोग सेल करने जाते थे तो इनको थोड़ा घाटा होता था। मतलब घाटा क्या, फ़ायदा ही होता था, लेकिन ये चाहते थे पूरी तरह से जो इनका अपना जेब की तरफ से पैसा देना पड़ रहा है वो सब ना दे के ये लोग हम ही, मेरे ही को मतलब मिल जाए। तो यहाँ पे ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोना प्रोवाइड करते थे इंडिया को, और ये लोग इंडिया क्या करते थे, पिघला पिघला के कुछ नए नए चीज़ बनाकर वापस इंग्लैंड को मिल जाता था। तो यहाँ पे क्या किए कि पहले तो यहाँ पे पूरी तरह से ये सारे मशीनरी जो भी थे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता था वो सब अपने कब्जे में कर लिया। कब्जे में करने के बाद जो भी इंडस्ट्री, अब इंडिया को क्या करना पड़ा कि अपना अब रॉ मटेरियल अब इंग्लैंड को देना पड़ा। अब सोचो, अपना ही घर का चीज़ यूज करने के लिए अब दूसरों की मदद लेनी पड़ रही है, ऐसा स्थिति हो गया था। तो यहाँ पे इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन हो गया। बहुत सारे पॉलिसी लाए और बहुत सारे यहाँ पे बात करें तो सिस्टम ला दिए। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, टैक्सेस बढ़ा दिए। टैक्सेस क्या बढ़ाएं कि अगर आप ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए ट्रेडिंग रूट जो है इंडिया का, ठीक है, एक मिनट में
अब आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये ट्रेडिंग रूट हुआ हमारा भारत का, ठीक है ये। तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे जब मुंबई, कर्नाटका और यहाँ पे तमिलनाडु के पास, ठीक है, तो ये जब जाता था यहाँ से रॉ मटेरियल दूसरे दूसरे कंट्री में, तो यहाँ पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी था और एक्सपोर्ट ड्यूटी, यहाँ पे टैक्सेस इतना बढ़ा दिए कि बहुत मुश्किल होने लगी हमें बाहरी देशों के साथ व्यापार करने में। तो ये बहुत दिक्कत हो गया, उसकी वजह से इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ गया हमारा, ठीक है, ये भी एक कारण बन गया। दूसरा था कि यहाँ पे टैक्सेस के लिए अभी बात करें कि जैसे कि इंपोर्ट पे ड्यूटी और जितने भी ट्रेड पे टैक्सेस लगाए, उसी तरह लैंड पे भी टैक्सेस लगा दिए। इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया। वो एक सिस्टम था, पहला 3 सिस्टम था इनका। पहला था आपका ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम में था कि ये लोग क्या करते थे ज़मींदारी सिस्टम में, कि किसान एक होता था, उसको अपना जो लैंड है, जो ज़मींदार लोग थे वो लोग दे देते थे रेंट पे, लो भाई तुम खेती करो और जो भी तुम्हारा होता है साल का या महीना का उतना हम तुमको रेंट दे दोगे। और जब नहीं देते थे किसान, उनको पूरा सताया जाता था। फिर उसको चेंज करके ये लोग रैयत वारी सिस्टम लाया, ठीक है। रैयत वारी सिस्टम में दोस्तों बात करें कि इसको इंट्रोड्यूस करने कहाँ किया गया, तो मेन सिटी बॉम्बे और मद्रास में दोस्तों इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये दोस्तों रैयत वारी सिस्टम में बात करें तो यहाँ पे एक मिनट, जो साउथ तरफ जैसे मैंने बताया कि मुंबई, महाराष्ट्र और आपका मद्रास में यहाँ पे रैयत वारी सिस्टम शुरू किया गया। तो यहाँ पे रैयत वारी सिस्टम में था कि स्टेट बाय स्टेट जो लोग हैं, ठीक है, वो हमें टैक्स देंगे, ठीक है, पर ईयरली पे, ठीक है, वो एनुअल पे टैक्स देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा होता था। और टैक्स उनसे ज़्यादा लिया जाता था जो इंडियन होते थे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों बात करें कि दूसरा सिस्टम, जो तीसरा सिस्टम है हमारा, वो था महलवारी सिस्टम। यहाँ पे ग्रुप ऑफ विलेज, इसको बाद में अपडेट करके इनसे फ़ायदा नहीं हुआ और बहुत दिक्कत हुआ, तो बाद में ये लोग महलवारी सिस्टम बनाया। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ विलेज जो था वो टैक्स देगा, मतलब इंग्लिश लोग को, ठीक है, जो बेसिकली इंग्लैंड के लोग थे ये लोग। तो इस तरह से करके यहाँ पे ये हमारा इकोनॉमिक कॉजेज बना, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट हमारा सोशल कॉजेज, जो रिलीजियस कॉजेज था। अब अंग्रेज़ जब इतना नहीं हुआ, इसके बाद भी जो बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ रहते थे, जैसे बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, मुस्लिम, ठीक है, तो बेसिकली 2 लोग ज़्यादा रहते थे जो हिंदू और मुस्लिम थे। उन लोग के धर्म में भी हस्तक्षेप करने लगे। जैसे कि हिंदू धर्म में ये लोग एबॉलिशिंग ऑफ सती सिस्टम जो था वो 1829 में इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। ब्रिटिश के द्वारा पहला रिवोल्ट शुरू किया गया था कि इसे समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पंडित लोग थे, वो लोग बोला कि भाई आप इतना अब ज़्यादा हो रहा है, आप अपना से देखो, आप एडमिनिस्ट्रेशन करो, क्यों हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे सती सिस्टम को दोस्तों यहाँ पे बंद कर दिया गया, हटा दिया गया। अब फिर से नया एक्ट लाया गया 1856 में, विडो रीमैरेज एक्ट। यहाँ पे जो विधवा होती थी, पहले सती सिस्टम क्या है दोस्तों बता दें। सती सिस्टम जस्ट फॉर स्मॉल टाइम के आपको बता दें, जस्ट फॉर नॉलेज, पूछा नहीं जाएगा। आपको बता दें सती सिस्टम वो था कि अगर पति मर गया तो जो उनकी विधवा औरत होती थी उनको भी उनके साथ उनके सती पे, मतलब शव पे जलना पड़ता था, ठीक है, जिंदा जलना पड़ता था। तो ये एक सिस्टम था, बहुत दर्दनाक था औरतों के लिए। ये बेसिकली एक प्रथा नहीं थी, ये इसको इसलिए बनाया गया था, मुगलों के टाइम बना था जब राजपूत लोग थे, जब क्योंकि उस वक्त क्या होता था, जो राजा लोग थे मुगल के, जो अफगानी से आए थे बाहर से, वो लोग गंदी नज़र से देखते थे औरतों को। और जब मर जाते थे जो सैनिक थे राजाओं के, वो मर जाते थे उनके हस्बैंड औरतों के, तो उन्हें दोस्तों जबरन उनके साथ रेप उप कर दिया जाता था। तो इस वजह से उन्हें सती प्रथा ऐसा पंडित लोग चालू किया और सती हो जाना, तो इसको एक प्रथा कंटिन्यूस बना दिया गया। और ये ब्रिटिश में भी ऐसे करते थे। ब्रिटिश भी दोस्तों कम नहीं थे, ब्रिटिश भी ये सब एक्ट क्यों लाया गया, ये ज़्यादातर जो ये विंडो रीमैरेज था ये इसलिए लाया गया, तो इनकी जो शादी है इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना था। और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी, जबरन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते, इस वजह से ऐसा ऐसा सिस्टम बनाए, ठीक है। तो ये भी एक कारण बना दोस्तों, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम थी, ठीक है, वो कब बंद कर दी गई ब्रिटिश के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा 1829 में बंद कर दी गई थी। विंडो रीमैरेज एक्ट था कब स्टार्ट किया गया, हिंदू विंडो रीमैरेज एक्ट, तो 1856 में, ठीक है। हालांकि मुस्लिम लोग के साथ ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया गया, ठीक है, वो क्योंकि उस वक्त भी बहुत सारे जो बंगाल में राजा रहते थे, और जो अब इनके जो बाहर बात करें जैसे अफ़गानिस्तान में और
तुर्की में बात करें या फिर अपना जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे कुछ कुछ मुसलमानों का भी राज चलता था। तो इस वजह से जो टैक्सेस थे इनको अब ब्रिटिश को मिलते रहते थे। इस वजह से मुस्लिम में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन वो उसमें भी किए ये लोग, ब्रिटिश कम नहीं थे, बहुत चालू थे। ठीक है, तो ये सब दोस्तों कॉजेज़ रहा। अब नेक्स्ट हमारा कॉजेज़ है दोस्तों, बात करें, ये हमारा है नेक्स्ट। एक मिनट, मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, मैं शायद आई थिंक मेरा लग रहा है सारे कॉजेज मैंने पढ़ा दिए। हमने क्या क्या पढ़ा? मिलिट्री कॉजेज पढ़ लिए, पॉलिटिकल कॉजेज पढ़े, इकोनॉमिक कॉजेज पढ़े और सोशल कॉजेज पढ़े। यस, तो ये सारे हमने कवर कर लिए ये सब चैप्टर को। अब हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से जो हीरोज़ थे हमारे लीडर्स जो इस रिवॉल्ट में एसोसिएट हुए, तो इन सबके नाम देख लो। जैसे कि मंगल पांडे थे, पहला यही जो शुरुआत किए थे। ठीक है, फिर दिल्ली के आपके बहादुर शाह जफ़र टू आपसे पूछा जा सकता है। फिर जनरल भगत खान, ठीक है, ये सब भगत खान जो थे ये सब आपसे पूछा जा सकता है। दिल्ली के हकीम असलुल्ला जो चीफ एडवाइज़र थे आपके किसके, बहादुर शाह जफ़र के, ये लोग भी शामिल हुए रिवॉल्ट में। ठीक है, लखनऊ में आपको बेगम हजरत महल। ठीक है, ये सब चीज़ बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें बहुत सारे नाम है, आपको देखो कौन कौन से नाम याद करना है। मंगल पांडे, दिल्ली में आपको ये बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, आपको फिर यहाँ पे नाना साहेब जो आपके लखनऊ के थे, राव साहेब, नाना साहेब, फिर तांतिया टोपे, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। अजीमुल्ला खान, ठीक है, जो कि नाना साहेब के एडवाइज़र थे। झांसी की रानी, झांसी की क्या करो नारायणी आ जाता है, झांसी में आपकी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और यहाँ पे आपको बिहार में वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह। ठीक है, तो बेसिकली आपको कौन कौन सा नाम याद रखना है, जल्दी से नोट्स बना लो। पहला मंगल पांडे, दिल्ली में आपको ये बहादुर शाह जफ़र, फिर आपको कानपुर का नाम याद रखना है, झांसी याद रखना है और बिहार याद रखना है। तो ये सब थे जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर एक साल एग्जाम में आते हैं। हालांकि बहुत है जानने को, तो अब बहुत है, बहुत सारे जो थे छोटे छोटे राज्य जो कि शामिल हुए थे। ठीक है, अब बात करें ब्रिटिश में, तो ये सिर्फ देख लो ब्रिटिश में कौन कौन शामिल था। तो जैसे कि जनरल जॉन निचोलनसॉन जो है, निचोलनसॉन, ये कैप्चर किए दिल्ली को 20 सितंबर 1857 में, दिल्ली को बहादुर शाह जफ़र को हटाकर, ठीक है, उनको हटा दिए। फिर मेजर हुनसन जो थे वो बहादुर शाह जफ़र के बेटे को मार दिए और उनके ग्रैंडसन को दिल्ली में। इस चीज़ को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बताइए कि बहादुर शाह जफ़र किस बेटे और उनके ग्रैंडसन यानी पोते को दिल्ली में किसके द्वारा, ब्रिटिश जनरल के द्वारा मारा गया। तो ये था मेजर हुनसन के द्वारा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इसको ये साइड कर देता हूँ, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं तो अगर नोट्स बनाने हो तो नोट्स बना लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ये आपको पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट कि क्यों जो है ये जो वार जो है फेल क्यों हो गया। देखो, एक्चुअली कारण था कि जब हमारा वार हुआ था फर्स्ट इंडिपेंडेंस का, या फिर हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया, उस वक्त भी लोगों के पास ये तो था कि भाई हमें युद्ध लड़ना है, हमें वार करना है, हमें विद्रोह करना है। लेकिन उसके बाद इनके पास कोई रास्ता कोऑर्डिनेट नहीं था कि भाई, एक कोऑर्डिनेट होता है कि भाई अगर मान लो हम हार गए तो क्या होगा, हम जीत गए तो क्या होगा, ये कुछ नहीं था। बस इन्हें था कि भाई हमें विद्रोह करना है, करना है। और इसी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण ब्रिटिशर इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लिए। और इस वजह से जो कुछ कुछ राजा थे जो शामिल नहीं हुए, जैसे कि बात करें सिंधिया ऑफ ग्वालियर के जो राजा थे वो इस वार में शामिल नहीं हुए। ठीक है, होलकर जो इंदौर थे, निजाम में हैदराबाद, राजा जो थे राजा ऑफ जोधपुर, नवाब ऑफ भोपाल, फिर रूलर्स ऑफ पटियाला, सिंध, कश्मीर, राणा ऑफ नेपाल, ये सब जो थे ब्रिटिशर को सपोर्ट कर रहे थे, इस रिवोल्ट में शामिल नहीं हुए। इस वजह से ये कारण था, पहला कोऑर्डिनेशन नहीं था, ब्रिटिश के पास अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स और हथियार थे, वेपन थे। ठीक है, इस वजह से दोस्तों ये जो था वार समाप्त हो गया। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ा उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश जो थे पूरी तरह से इस हो चुके थे और वो चाहते थे कि ये रिवोल्ट आगे इन फ्यूचर ना हो। इस वजह से यहाँ इन्होंने
बहुत गंदी पॉलिटिक्स की। और यहाँ पे एक दोस्तों बात करें तो यहाँ जो कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये जो था ब्रिटिश ने, इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे एक इंडियन चार्टर बनाया, एक्ट बनाया, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत यहाँ पे एक चार्टर बनाया कि इन्हीं के इंडियन के लोगों को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने दे। और यहीं पे दोस्तों ये लोग देखते हैं कि ये लोग भारत को कैसे संभालते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से नहीं पावर दी गई। लेकिन कुछ हाथ यहाँ पे दोस्तों बात करें जो बिगाड़ने का था एडमिनिस्ट्रेशन को, वो था ब्रिटिश में, और वो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो इस वजह से दोस्तों फिर से ना हो, क्योंकि देखो इन्हीं के लोग रहेंगे तो इन्हीं के खिलाफ लड़ेंगे, वो तो हमारे खिलाफ लड़ेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों ये तो रहेगा कि नहीं होता है कि अगर आपको हम राजा बना दें आपके घर में, और आपके जरिए हम राज करने लगे, तो अगर आपके घर के लोग किसको ज़्यादा भला बुरा भला कहेंगे? बेसिकली आपको कहेंगे। तो यहाँ पे ये लोग इस तरह से करते थे, ठीक है। तो यही कारण हुआ था, रिजल्ट बाद में बना था कि ये लोग क्या किए कि कुछ राजा जो थे वहाँ पे जो रूल कर रहे थे उन लोग को दोस्तों यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत इनको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन दे दी थी कि चलिए ठीक है आप एडमिनिस्ट्रेशन कीजिए, लेकिन आपके ऊपर मेरा ही हक है, इस चीज़ को ना भूलिएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये लोग काम चलाते थे। फिर बाद में डिवाइड एंड रूल करके पूरी तरह से इंडिया पे अपना हक जमा लिए थे। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें दोस्तों, ये रिवोल्ट फेल होने का कारण ये भी था कि जो इंडिया के लोग थे नॉर्थन इंडिया और साउथर्न इंडिया में, दोस्तों बात करें एक मिनट सॉरी, अच्छा जैसे कि नॉर्थन इंडिया और साउथर्न इंडिया में दोस्तों बात करें तो ये जैसे कि हमारा इंडिया का मैप है, तो ये तो पूरा नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो साउथ इंडिया के लोग थे यहाँ पे भी साथ नहीं दिए थे इस रिवोल्ट में, ठीक है। यहाँ पे साथ नहीं दिए थे क्योंकि ये लोग देखिए ये लोग ज़्यादा थोड़ा लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। तो पढ़े लिखे लोग बेसिकली किसी के हस्तक्षेप नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ होता है किसी की लड़ाई झगड़ा पे ज़्यादा नहीं पड़ते, चाहे वो अभी भी देख लो, ठीक है। अभी बेंगलोर में ही हुआ जो इंसिडेंट हुआ अभी हाल में, तो उसमें देखोगे वो ज़्यादा न्यूज़ में नहीं था पॉपुलर, लेकिन यही चीज़ अगर इंसिडेंट नॉर्थ में होता तो अभी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। खुद देख लो जब दिल्ली में एक छोटे से रूमर्स हो जाते फैल जाता तो कितना बड़ा नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है, लेकिन यही साउथ में होता है तो जस्ट 2 दिन के अंदर सब समाप्त, क्या हुआ किसी को पता नहीं है। तो अभी भी ये होता है, ठीक है। तो ये लोग भी थोड़ा साथ नहीं दिए थे, इंडियंस के जो नॉर्थ इंडियन इनके साथ नहीं दिए थे, ठीक है। तो ये भी कारण था एक फेलियर होने का। तो दोस्तों ये था पूरा लेक्चर, आशा करते हैं आपको दोस्तों पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा इस लेक्चर में, ठीक है। अगर हमारा वीडियो लेक्चर आप पसंद करते हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताएं कि हमारा आपको लेक्चर कैसा लगता है। अगर मेरे द्वारा कोई चीज़ मिस हो गया होगा, नहीं छूट गया होगा, नहीं बताया होगा मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ हो, तो वो भी आप कमेंट करके मेरे को बताएं। और गलती भी अगर मेरे से हो गया हो तो वो भी बता दें। फीडबैक देना अच्छी बात होती है दोस्तों, ज़रूर दें, इससे काफ़ी हमें सपोर्ट मिलता है दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।